Hello guys, you are welcome to your class. So in this class we will discuss about current affair and ये हमारा फर्स्ट वीडियो करंट अफेयर का एंड आई विल डू माय बेस्ट फॉर डेली करंट अफेयर. आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी न्यूज़ को पढ़ते हैं. तो फर्स्ट न्यूज यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं. ट्विटर फेस थ्रेड से एक्सईओ सेंटर कॉल इट अ लाई. तो ट्विटर के जो एक्सईओ है उनका नाम है जैक डोर्से. तो इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को थ्रेट किया था शट डाउन करने के लिए ड्यूरिंग द फार्मर प्रोटेस्ट. लेकिन जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियरली डिनाई किया है कि ये एक तरह से झूठ है और कुछ नहीं. जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने बोला कि जो जैक डोर्से है एक्सईओ ऑफ ट्विटर वो 1 साल बाद जाके. एक्चुअली इतना खास न्यूज़ नहीं हमारे लिए, बट फिर भी मुझे पढ़ना पड़ा बिकॉज ये थोड़ा कंट्री से रिलेटेड था, आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बराबर में. तो कोर्ट ऑर्डर सेंट्रल फोर्स फॉर पंचायत पॉल्स इन बंगाल. अब यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो पंचायत इलेक्शंस है और जो म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस है ये आपका इन्फोर्स किए गए थे अमेंडमेंट 73 एंड 74 के अकॉर्डिंग. और ये हमारे यहाँ पर 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक तो स्टेट लेवल पर, एक आपका सेंट्रल लेवल पर. जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो आपका इन्फोर्स ये कह सकते हैं कि वो कंडक्ट करता है आपके पंचायत इलेक्शन एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन को. और जो सेंट्रल लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन होता है वो आपका कंडक्ट करता है जैसे कि एमएलए, एमपी, ओके, एमएलसी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को. तो ये डिफरेंस है इलेक्शन कमीशन में स्टेट एंड सेंट्रल. और मैंने आपको बताया कि जो आपका पंचायत इलेक्शन एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन है उसका मतलब ये इन्फोर्स हुआ था अमेंडमेंट 73 एंड 74 के अकॉर्डिंग. तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं जो हमारे न्यू एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है. ओके, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट न्यूज है साइक्लोन बिपरजॉय से रिलेटेड. ओके, तो काफ़ी न्यूज़ में है साइक्लोन बिपरजॉय. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बिपरजॉय से क्या मतलब है. बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर. ओके, जिसको नेमिंग किया था बांग्लादेश ने. अब पहले बात ये आती है कि नेमिंग कौन करता है, कैसे करता है. तो बड़ा सिंपल है कि नेमिंग कौन करता है. यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके साथ एक ग्रुप और है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक. ओके, ये ग्रुप ने मतलब इन दोनों ग्रुप ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था इन 2000 में. यस, कुछ कंट्री के साथ मिलकर जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड. ओके, तो ये कुछ कंट्रीज थी जिनके साथ मिलकर ये ग्रुप बना था. एंड इन्होंने नेमिंग स्टार्ट की थी कि जो इस मतलब इन कंट्रीज़ के एरिया में जो भी साइक्लोन क्रिएट होगी उनको नेमिंग ये ग्रुप करेगा. ओके, एंड बाद में 2018 में ये ग्रुप को एक्सटेंड किया गया एंड इसमें कुछ कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर. ओके, इस तरह की कंट्री एंड यमन. तो 2018 में ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नाम लिया. अब ये नेमिंग कैसे करती है कि ये जो ग्रुप है जो मैंने आपको ऊपर लिया WMO एंड प्लस आपका इकोनॉमिक सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, ये ग्रुप मिलकर इन सभी कंट्रीज से सजेशन लेता है एंड सजेशन लेने के बाद ये ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन सा नेम सूटेबल है, कौन सा नेम सूटेबल नहीं है. नेम ऐसा होना चाहिए जिसको प्रोनाउंसिएशन किया जा सके एंड जो नेम है मतलब जो नाम है उसमें मैक्सिमम 8 लेटर हो सकते हैं, इससे फालतू लेटर्स नहीं हो सकते. ओके, तो ये कुछ लिमिटेशन है नेमिंग करने की. अब बात करते हैं कि साइक्लोन बिपरजॉय या साइक्लोन होते क्या है. अब साइक्लोन बिपरजॉय जो है वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन साइक्लोन स्ट्रॉम है. अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन साइक्लोन क्या है. ट्रॉपिकल डिप्रेशन साइक्लोन सिंपल सा है कि जब सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. आप याद रखेंगे जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वहाँ का जो प्रेशर है ओके वो डाउन हो जाता है, मतलब लो हो जाता है. मतलब जहाँ पर जो प्रेशर है ओके वो लो हो जाता है सरफेस पर. ओके, तो उस केस में जो क्या होता है कि वहाँ पर साइक्लोन क्रिएट होता है. क्या होता है, साइक्लोन क्रिएट होते हैं. ओके, अब जो डिप्रेशन का मतलब है कि जो यहाँ पर जो साइक्लोन है मतलब जो वहाँ पर विंड है उसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो हो सकता है 39 ओके माइल पर आवर. ओके, अगर हम बात करूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन की तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 39 से 79 या 80 तक हो सकती है, मतलब माइल पर आवर से. ओके, लेकिन जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन साइक्लोन है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 39 माइल पर आवर हो सकती है. तो ये डिफरेंस है ट्रॉपिकल डिप्रेशन साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में. एंड होप आपको समझ में आया होगा.
तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि साइक्लोन जैसे मैंने बताया कि जब सी सरफेस पर किसी बड़े सरफेस पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इन दिस केस वहाँ पर साइक्लोन क्रिएट होता है। एंड साइक्लोन क्रिएट होने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ पे कॉर्लिस फोर्स जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है, ओके, वो होना चाहिए। एंड जो आपका वेरिएशन है वर्टिकल विंड में वो बहुत ही लो होना चाहिए, मतलब बहुत ही कम होना चाहिए। एंड जो टेम्परेचर है वो लो, मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए, जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं जिस केस में जो साइक्लोन है वो क्रिएट होता है। एंड जो साइक्लोन है वो हमेशा जो कोस्टल एरिया है उसकी ओर मूव करता है, जैसे कि अभी भी ये मूव कर रहा है, जैसे इंडियन कोस्टल एंड पाकिस्तान कोस्टल की ओर, ओके। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रखिएगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं। एडी होल्ड सर्च एट तमिलनाडु मिनिस्टर चैम्बर, ओके, होम। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ओके। तो ये आपका सिटी न्यूज़ है। एंड सिटी न्यूज़ में भी हमें कुछ खास ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। ये आपका स्टेट न्यूज़ है। एंड होप ये पूरा स्टेट न्यूज़ जो है पॉलिटिकल से रिलेटेड होगा। एंड ये भी हमारे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो JP नड्डा है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान एंड बिहार गवर्नमेंट है वो डिप्राइविंग कर रही है OBC ऑफ देयर राइट्स, सी नड्डा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो नड्डा है वो बता रहे, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो OBC के जो राइट्स हैं, ओके, उनसे जो जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान एंड बिहार वो उनको डिप्राइव करे, मतलब उन्हें पीछे छोड़ रही है, मतलब उनको उनके राइट्स नहीं दे रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं एलिगेशन है नॉन BJP गवर्नमेंट्स पर, ओके। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस पढ़ दिया मैंने ऐसे ही, तो ये हम स्किप कर सकते हैं बिल्कुल, ओके। पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, अननेसेसरी हमारे लिए, कंप्लीटली अननेसेसरी, ओके। तो यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स लॉ इन शैडो ऑफ हायर जुडिशरी। तो टैक्स लॉ के बारे में जो हायर जुडिशरी है उससे कनेक्शन इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया ऑथर ने। तो ज़्यादा खास मैं नहीं कहूँगा हमारे लिए, लेकिन हाँ हमें थोड़ा यहाँ पढ़ लेना चाहिए कि एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 265, ओके। आर्टिकल 265 जो रिलेटेड है किससे, टैक्स से, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा है हमारे लिए, यहाँ पे इंडिया एंड कनाडा टाइज के बारे में है। एंड ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल मतलब जो सिक्योरिटी है उसमें आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि इंडिया एंड जो कनाडा है उसके काफ़ी टाइम से रिलेशन ठीक नहीं है, उसके रीज़न भी हैं। रिसेंटली हम देख सकते हैं कि 4 जून को प्रो खालिस्तानी परेड जिसको बोला जा सकता है जो कनाडा के ब्रैम्पटन में कनेक्ट हुई थी, इसमें टैब्लो में डिपिक्टेड किया गया था एक लेडी को, एंड जो एक तरह से शो किया गया था इंदिरा गांधी, जो हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उनको लेकर, जिसमें दिखाया गया था कि एक लेडी जो वाइट साड़ी में एंड वो खून से लथपथ है, एंड वहाँ पर 2 सोल्जर थे, एंड वहाँ पे लिखा हुआ था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिवेंज ऑफ अटैक ऑन श्री दरबार साहिब, ओके। मतलब ये एक रिवेंज था जो श्री दरबार साहिब पे जो उस टाइम पे एक ऑपरेशन हुआ था, आप ओके, जिसको ब्लू ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, तो उससे रिगार्डिंग था ये। एंड यहाँ पे और भी लिखा हुआ था कि नेवर फॉरगेट 1984, मतलब जब जो इंदिरा गांधी है उनको मारा गया था। तो इससे रिलेटेड जो रेस्पॉन्स है जो इंडिया गवर्नमेंट है, ओके, उन्होंने रेस्पॉन्स भी किया इसको लेकर। जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, तो उन्होंने बोला है मतलब जो कनाडा की जो हायर कमीशन है उनको, ओके।
अब रीज़न देखते हैं कि इसका रीज़न है क्या, मतलब जो कनाडा है वो इतना फेवरेबल क्यों है प्रो खालिस्तान के लिए। तो उसका रीज़न भी है कि जो कनाडा की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कनाडा है उसको दूसरा पंजाबी बोलता है, बिकॉज हम वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो सिख भाई रहते हैं। यहाँ पर हम पढ़ भी सकते हैं कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको एनडीपी बोलते हैं, ओके, वो एक बहुत बड़ा फेवरेबल रोल प्ले करती है, ओके, गवर्नमेंट के लिए, कनाडा गवर्नमेंट के लिए। एंड जिसके जो लीडर है जिसका नाम है जगमीत सिंह, ओके, जो बहुत ही मतलब जो कमिटेड है खालिस्तान के लिए, ओके, उनकी अपनी सिंपैथी भी है खालिस्तान के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है, ओके, वो डिपेंड है किस पर, एनडीपी पर। और एनडीपी के जो लीडर्स है वो कमिटेड है किसके साथ, खालिस्तान के साथ। तो ऑफकोर्स, तो इन दिस केस जो हमारे रिलेशन है कनाडा के साथ, शायद वे ज़्यादा अच्छे ना बने जब तक ये इस कंडीशन वहाँ पे रहती है। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए यहाँ पर है आपका, हाँ, वेयर एनी वन कैन बी एक्यूज्ड ऑफ सेडिशन। तो सेडिशंस को लेकर यहाँ पर एक न्यूज़ है, एक आर्टिकल है, ओके। और पहली बात तो देखते हैं कि सेडिशन है क्या। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। अब देशद्रोह का से क्या मतलब है, हमने देखा है कि कहीं पर अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट लिख देते हैं या फिर कमेंट कर देते हैं, देन आप पर सेडिशन लग जाता है। ओके, बहुत सारे हमने देखा कि जो हमारे जर्नलिस्ट थे उन पर सेडिशन लगाया गया, बहुत सारे हमारे लीडर्स थे जिन पर सेडिशन का केस लगाया गया। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है समझना कि सेडिशन का रियल अर्थ या रियल मीनिंग है क्या। ओके, सेडिशन की जो स्टार्टिंग है वो आपका ब्रिटिश रूल के अंडर में हुई थी। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि सेडिशन को क्यों लाया गया, केवल सप्रेस करने के लिए इंडियन जो फीलिंग्स थी उनको। लेकिन ये अभी भी हमारा प्रैक्टिस में है। एंड जो आईपीसी 124A है वो सेडिशन से डील करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं सेडिशन से रिलेटेड। ओके, बाकी जो आर्टिकल है वो उतना खास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं the first is that section 124A of the IPC, okay, which contain the law of sedition be amended to incorporate the meaning of sedition which laid down by the Supreme Court in Kedarnath versus State of Bihar in 1962। मतलब जो फर्स्ट ने बोला है कि जो सेडिशन है वो डील करता है 124, और जो इसमें जो डेफिनेशन है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने दी थी केदारनाथ एंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में। ओके, सेकेंड इसमें बोला है कि जो मिनिमम जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज़ की गई थी 3 साल से 7 साल की। ओके, एंड जो थर्ड है जो FIR है वो इसमें रजिस्टर्ड करता है जो हायर रैंक का जो इंस्पेक्टर हैं। ओके, वो तो ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो आप पढ़ सकते हैं कि हायर बर्डन ऑफ डायबिटीज़ एंड BP इन केरल एंड वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप आइए, तो यहाँ पे लिखा हैप टू टेक AI गवर्नेंस ग्लोबल। ओके, तो यहाँ पर हैप से मतलब है हिरोशिमा AI प्रोसेस। ओके, रिसेंटली जो G7 की जो मीटिंग हुई है उसको कंडक्ट किया था जापान ने हिरोशिमा में। ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग, ये जो आर्टिकल है उसी से रिगार्डिंग है। जो हैप है वो आपका डील करता है AI एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। रिसेंटली जो AI है वो बहुत ज़्यादा फेमस एंड कंसर्न का मामला बना हुआ है सभी कंट्रीज़ के लिए। ओके, बिकॉज ऑलरेडी हम सभी जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से, ओके, जो जिसको हम बोल सकते हैं कॉपीराइट, इसका एग्जांपल एक तरह से। तो किस तरह से AI एंड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बीच में तालमेल बिठाया जाए। तो पूरा का पूरा जो फोकस है G7 मीटिंग, जो लास्ट मीटिंग हुई है जापान में, उसका फोकस रहा है AI पर। ओके, तो कुल मिला के जो हैप है वो आपका डील करेगा, मतलब आपका वो हेल्प करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के साथ, मतलब AI का रिलेशन बिठाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैं अब यहाँ पे इसको
तो द रिलेशन बिटवीन AI एंड IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इन डिफरेंट जुरिडिक्शन इज़ नॉट क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो डिफरेंट जुरिडिक्शन है वो क्लियर नहीं है किसके बीच में, AI एंड IPR के बीच में। तो इसी वजह से जो हैप है ओके ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है किसके थ्रू, G7 कंट्रीज़ के थ्रू। एंड ये केवल नॉट G7 कंट्रीज़ के लिए, ऑलरेडी जितने भी कंट्रीज़ हैं क्योंकि सभी कंट्रीज़ में AI का आज यूज हो रहा है कहीं ना कहीं पर ओके, तो कंसर्न का मामला सभी कंट्रीज़ के लिए है। तो ये थोड़ा एक तरह से जो प्रीलिम्स है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ओके, एंड अदरवाइज मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है टेक्नोलॉजी एंड साइंस में। तो चलो यहाँ पर आइए दोबारा से। तो G7 से रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं कि G7 जिसमें जो मेंबर्स है कितने 7 है, जिसकी जो फॉर्मेशन है वो हुई थी 1975 में ओके, ऑयल क्राइसिस के बाद में। तो इससे रिगार्डिंग मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाई हुई है और मैंने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से जो रोटेशन होती है G7 मीटिंग्स की, तो किस तरह से रोटेट होती है। तो मैं इसके लिए आपको एक तरह से कैसे शॉर्ट ट्रिक शायद आपको पसंद आई। तो ये ट्रिक कुछ इस तरह से, फिर उस राह से गुजरे जा रहा हूँ मैं आई से ओके। तो फिर से मतलब फ्रांस, उससे मतलब US एंड UK ओके, राह से मतलब है रशिया जो कि आज सस्पेंडेड हो चुका है ओके, गुजरे का मतलब है जर्मनी, जा रहा हूँ से मतलब है जापान ओके, आई से मतलब है आपका इटली और सी से मतलब है आपका कनाडा। जैसे कि अभी रिसेंटली जो मीटिंग है G7 की कितने कंडक्ट की थी, जापान ने, तो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो करेगा इटली एंड उससे नेक्स्ट मीटिंग करेगा आपका कनाडा। तो इस तरह से रोटेशन होती रहती है किसकी, G7 मीटिंग्स की ओके। एंड होप आपको ये पसंद आए। अगर आपको पसंद आई ट्रिक तो प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे लिए नेसेसरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है UN नीड टू मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव से राजनाथ। तो जो सर राजनाथ हैं, तो यहाँ पर जो दिल्ली है उसमें पीस कीपिंग डे पर एक मीटिंग हुई है ओके, मतलब सेलिब्रेशन एक तरह से एनिवर्सरी। तो उसमें राजनाथ सिंह ने बोला है कि UN को नई ज़रूरत है और ज़्यादा डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव होने की, बिकॉज इंडिया की मांग रही है कि जो UN है ओके वो उसका परमानेंट मेंबर बने। जैसे कि आपको पता होगा कि UN में 15 मेंबर्स है जिनमें 5 परमानेंट एंड 10 जो है आपका नॉन परमानेंट रहते हैं, मतलब उनकी जो सिटिंग है वो केवल 2 साल के लिए होती है। तो ये उसी से रिगार्डिंग है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जिन्होंने, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर मोदी डिस्ट्रीब्यूट्स 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर फॉर गवर्नमेंट पोस्ट एट रोजगार मेला। तो उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो CRT इन अपडेट येट ऑन कोविन डाटा लेक एक्सपर्ट डिमांड ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए गए थे कोविन एप्लीकेशन या वेब पर, जहाँ से एलिगेशन लगाए गए थे कि जो डाटा है वो लीक हुआ है। आपको याद होगा कि कोविन ऐप या वेब वो ऐप या वेब है जहाँ पर आपने अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड किया था बाय योर मोबाइल नंबर एंड आइडेंटिटी कार्ड, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो ओके। तो एलिगेशन थे कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जहाँ कहाँ पर आपको वैक्सीनेशन लगा है, कब आपको वैक्सीनेशन लगा है ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया। एंड गवर्नमेंट ने एक टीम को इसके ऊपर सेटअप किया था ओके इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड उस टीम का नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी टीम ओके, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 नेम हैं, प्रभंजन एंड बोरवरुण। इन्होंने टॉप किया है नेट UG में विद परफेक्ट स्कोर के साथ। तो हमारी ओर से इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड उन सभी को भी जिन्होंने नीट में अपनी सीट को मतलब ऑक्यूपाई किया है। एंड उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगा जो इस बार थोड़ा सा कमी रही है, तो आप अपना नेक्स्ट के लिए तैयारी कीजिए एंड होप आप भी नेक्स्ट अच्छा करें। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा इसमें कुछ हो रहा नहीं कुछ खास। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, रशियन मिसाइल स्ट्राइक किल्स 11 इन जेलेंस्की होम टाउन। तो जो जेलेंस्की हैं उनके होम टाउन पर मिसाइल अटैक हुआ है जो रशिया ने किया, जिसमें 11 आदमी मर चुके हैं ओके। तो और हमारे लिए यहाँ पर
तो देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ओके, तो अननेसेसरी अनइम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है डिसइन्फ्लेशन टू बी स्लो एंड लॉन्ग। तो जो श्रीकांत दास हैं, ओके, आरबीआई गवर्नर, तो ये उन्होंने लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले डिसइन्फ्लेशन होता क्या है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि जो कमोडिटीज़ के प्राइस है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, गिरते हैं। ओके, उसे क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड इन्फ्लेशन बोला जाता है जब कमोडिटीज़ के प्राइस क्या होते हैं, अप होते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो आपकी परचेजिंग पावर है वो क्या होती है, डाउन होती है। मतलब आपकी परचेजिंग पावर या तो कांस्टेंट रहेगी या डाउन रहेगी। ओके, एंड जो कमोडिटीज़ के प्राइस है वो क्या होते रहेगी, हाई होते रहेंगे। जैसे कि आपकी इनकम तो 100 है और सपोज कीजिए कि अभी किसी भी चीज़, कोई ए ऑब्जेक्ट है, उसकी कीमत भी क्या है, उसकी 50 कीमत मान लीजिए या 100 मान लीजिए। ओके, एंड कुछ टाइम बाद आपकी इनकम तो 100 ही है, लेकिन जो उसकी कीमत है वो कितनी हो गई, 150 हो गई। तो मतलब आपकी परचेजिंग पावर तो सेम रही है, लेकिन जो उसकी प्राइस है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ओके, और डिसइन्फ्लेशन का उल्टा होता है, ये सिंपल सा है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब कमोडिटीज़ के प्राइस क्या हो, डाउन हो, और आपकी जो परचेजिंग पावर क्या हो, अप हो जाए, तो वो क्या आपका डिसइन्फ्लेशन है। ओके, एक यहाँ पर होता है डिफ्लेशन, तो उसको मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा किसी अलग लेक्चर में। तो केवल अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि डिसइन्फ्लेशन होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे लिखा लाइटिंग ब्लेम फॉर कनाडा फायर विल गेट वर्स इन वार्मिंग वर्ल्ड। तो रिसेंटली आपको याद होगा कि जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क की जो एयर क्वालिटी लेवल था बहुत ज़्यादा वर्स था इन दी वर्ल्ड। ओके, उसका रीजन था कि जो कनाडा की जो वाइल्ड फायर है, ओके, वो तो यहाँ पर जो कनाडा है वहाँ पर कहाँ पे वाइल्ड फायर हुआ था, तो हमें केवल उसका नाम याद रखना है। ओके, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं डॉनी ग्रीक वाइल्ड फायर साउथ ऑफ फोर्ट नेल्सन, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। ओके, तो ये नेम है जिसको आप याद कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क सिटी की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही डाउन हो चुकी थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही एंड होप आज के लिए इतना ही एंड होप आपके लिए ये फर्स्ट वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहे एंड आई विल डू माई बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हैव अ गुड टाइम, बाय।